साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, पिछली कक्षा में हमने उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र था उसके 25 प्रश्नों पर व्याख्यात्मक चर्चा की थी। साथियों, वह प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र था। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली, यहाँ देखिए आप, सेकेंड पाली का जो प्रश्न पत्र है, आज उस पर हम तेजी से चर्चा करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परीक्षा के पैटर्न को समझना, प्रश्नों की प्रकृति को समझना, प्रश्नों की रेंज को समझना बहुत आवश्यक है। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि आप में कौशल विकसित हो, जिससे आप अधिक से अधिक प्रश्न सही कर पाएं। तो इसलिए जरूरी है कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आप जरूर देखें। तो आइए आज उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली की परीक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं। तेजी से आगे बढ़ेंगे, जहां जरूरी होगी व्याख्या करते हुए चलेंगे, जिससे बहुत लंबा आपका वीडियो न हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न था, ये देखिए आप, लोकोक्ति से संबंधित। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? चार विकल्प देखिए। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवा देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना और बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो यहाँ देखिए चारों विकल्पों में सबसे सटीक और प्रभावी विकल्प कौन सा है? विकल्प संख्या 1। इस कथन से ही समझ में आ रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जूते चाटना। जूते चाटना का अर्थ है, चारों विकल्पों को देखिए, इधर उधर घूमना, बिल्कुल नहीं। घूस देना, बिल्कुल नहीं। जूते को चमकदार बनाना, ये भी नहीं है। कौन सा सही विकल्प है? यह है खुशामद करना। खुशामद करना, इसके लिए मुहावरा है जूते चाटना। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। माता जी को, यहां देखिए खाली जगह दी गई है। माता जी को खाली जगह दी गई है। यहां चार शब्द हैं, जो सबसे उचित लगे उसको भरना है। आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम, स्नेह। तो माता जी से क्या किया जाता है? माता जी को आप आशीर्वाद तो देते नहीं, शुभाकांक्षा भी नहीं, ठीक है। स्नेह भी अपने से छोटों से किया जाता है, आशीर्वाद छोटों को दिया जाता है, शुभाकांक्षा आप समकक्ष के लोगों को भी देते हैं, छोटों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं, सभी के लिए शुभाकांक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अपनी माँ के लिए सबसे उचित शब्द है प्रणाम। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, प्रणाम। माता जी को प्रणाम यहाँ लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। बहुत ध्यान से देखिए। ऐसा व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसा व्यक्ति जिसका आने का समय, याद देखिए, जिसका आने का समय और दिन निश्चित नहीं होता है, डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 3, अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि न हो, जिसके आने का कोई निश्चित समय न हो, वह है अतिथि। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, अतिथि। अब इसमें देखिए एक शब्द दिया गया है, अभ्यागत। तो साथियों, अभ्यागत का क्या अर्थ होता है? अभ्यागत का अर्थ है, अभ्यागत यहां देख लेते हैं। अभ्यागत का अर्थ है आया हुआ। यह इसलिए आवश्यक है जानना क्योंकि बहुत अच्छे शब्द हैं, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अभ्यागत का अर्थ है आया हुआ। गणमान एक शब्द है, गणमान का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गणमान का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, जो गण में मान्य हो। असामयिक, कोई भी कार्य या कोई भी घटना जो नियत समय पर या उचित समय पर, सही समय पर, नियत समय पर जो नहीं होता उसको कहते हैं असामयिक। नियत समय पर ना हो, वो है असामयिक। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके तीनों शब्दों का आपने देख लिया। यहाँ क्या होगा? जिसका आने का समय और दिन निश्चित नहीं होता, वो अतिथि होता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कह रहा है स्वच्छ का पर्यायवाची। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, अपने आप आधा समस्या का समाधान हो जाएगा, आधी समस्या समाप्त। प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ लिया। पेपर दे के अभी यूपी टीईटी की परीक्षा के लोग आए
और वो एक विकल्प देखे, उसमें शायद अंतिम विकल्प था कि इनमें से सभी, एक विकल्प मैच कर रहा था, खट से पॉलिश कर दिए। बाहर निकले तो कहे अरे सर बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसमें हमने झटके में पे ध्यान से पढ़ा नहीं था नहीं था, है ना। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है अपनी परीक्षा में। स्वच्छ का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थी क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 निर्मल। स्वच्छ का पर्यायवाची, स्वच्छ का पर्यायवाची होगा निर्मल। पंकिल का क्या अर्थ होता है? पंकिल का अर्थ होता है साथियों कीचड़ से युक्त। पंक मतलब कीचड़, पंकिल मतलब कीचड़ से युक्त, कीचड़ से सना हुआ पंकिल। और नीरज, नीरज का क्या अर्थ होता है? नीरज का अर्थ होता है कमल। और नीरद का क्या अर्थ होता है? नीरद पर्यायवाची है बादल का, नीरज पर्यायवाची है कमल का। पंकिल जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कीचड़। और स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? निर्मल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 6। उदय का विलोम, यहां देखिए उदय का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम लाल भाषित बलिष्ठ अस्त। सीधी सी बात है, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ये सामान्य रूप से इस प्रयोग में रहते हैं। तो उदय का विलोम क्या होगा? अस्त होगा। लाल जानते हैं आप, लाल रंग कहा जाता है, बलिष्ठ बलवान व्यक्ति को कहा जाता है। और भाषित, भाषित का क्या अर्थ है? भाषित का अर्थ है साथियों प्रकाशित। भाषित का अर्थ क्या है? प्रकाशित। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7, बहुत ही रोचक प्रश्न है। वह अगले वर्ष आएगा, प्रश्न को देखिए, कह रहा है वह अगले वर्ष आएगा। एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? यहां यह देखिए कि कोई भी कारक चिन्ह जो है, जो प्रसर्ग है, वो आपको दिख नहीं रहा है, उसका यहां लोप है। अब यहां आपको समझना है कि किस कारक का प्रयोग हुआ है। वह अगले वर्ष आएगा, यानी वह अगले वर्ष में आएगा, वह अगले वर्ष में आएगा। तो में पर किस कारक का प्रश्न चिन्ह है? में पर अधिकरण का है। में पर किसका है? अधिकरण का होगा। तो सही उत्तर है इसमें अधिकरण कारक। प्रश्न चिन्ह का लोप है, यहां ध्यान दीजिएगा। वह अगले वर्ष आएगा, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, अलग होने के लिए। संबंध कारक का के की रा रे री ना नी नी। कर्म का कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना। तो साथियों इस पेज में आपने 7 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अब आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखिए एक वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद एक विकल्प दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। वाक्य के किस अंश में त्रुटि है उसी विकल्प को देखिए ABCD ऐसे लिखा रहेगा वाक्य में, तो जो गलत हो उसी को आपको टिक करना है। कौन सी अशुद्धि है वाक्य में, कौन सा अंश जो है वो अशुद्ध है। इसको देखिए, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, या कोई त्रुटि नहीं। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। 4 पार्ट में है, तो इसमें से कौन सा अंश ऐसा है जिसमें अशुद्धि है? मुझे कल सही है, 2 किलो सही है, चीनी खरीदने हैं नहीं होगा, चीनी खरीदनी है, क्योंकि चीनी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। चीनी खरीदनी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या C, ये अशुद्ध है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। यह भी इसी तरह का प्रश्न है। देखिए वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। अपनी अपनी किताबें होगा, अपने अपने किताबें नहीं होगा। अपनी अपनी किताब क्या है? वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यह भी अपने अपने, ये सर्वनाम इसका अपने अपने जो है की जगह पर अपनी अपनी होगा ना। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा अंश गलत है? यह है A। गलत कौन सा है? A। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ एक शब्द दिया गया है, कह रहा है अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। एक शब्द दिया गया है प्रमत्त, प्रमत्त दिया गया है, इसका दूसरा, प्रमत्त का अर्थ क्या है? प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी,
और इस प्रमत्त का दूसरा अर्थ इन चारों विकल्पों में कौन सा है? उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट। तो इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 1। प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी और प्रमत्त का एक अर्थ होता है उन्मत्त भी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। कनक का एक अर्थ धतूरा है, तो कनक का दूसरा अर्थ क्या है? आप बचपन से यमक उदाहरण का यमक अलंकार का हम लोग उदाहरण पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? यमक अलंकार का उदाहरण होता है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग व खाए पौराय। तो कनक कनक उसमें हम लोग यमक अलंकार में पढ़े हैं। तो यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा, तो दूसरे कनक का अर्थ क्या होगा? प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 सोना। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, दूसरा अर्थ होता है सोना। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। रीत्यनुसार, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अनुसार, रीत्य अनुसार, रीतु अनुसार, रीत अनुसार। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 रीति धन अनुसार। यहाँ ई धन या, ई धन अ बराबर या। ठीक है, ये कौन सी संधि होगी यहाँ बताइए? यहाँ होगी यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है रीत्यनुसार में। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 रीति धन अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द होगा। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। इसका ही सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 सहायक। विकल्प संख्या 1 सही उत्तर है सहायक। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 भला चाहने वाला, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। सही विकल्प क्या है इसमें? विकल्प संख्या 3 हितैषी। आपका जो हित चाहता है, जो आपका भला चाहता है, उसके लिए एक शब्द हितैषी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग, विद्वान का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसमें सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। विद्वान का क्या होता है? विदुषी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी। तो इस पेज में आपने देखा प्रश्न संख्या 8 से लेकर 15 तक। अब आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि तद्भव शब्द है, 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? इसको देखिए, प्यास, प्रांगण, उद्वेग और आश्रम। तो यहां सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 प्यास। अच्छा, प्यास का तत्सम क्या होगा? प्यास का तत्सम होगा साथियों पिपासा। ठीक है ना, प्यास का तत्सम क्या होगा? पिपासा। बाकी ये चारों शब्द जो हैं ये तत्सम हैं। जैसे ये प्रांगण, प्रांगण का अर्थ समझ रहे हैं आप? प्रांगण का अर्थ होता है घर के बीच या घर के बाहर का जो खुला भाग होता है, या आप आंगन भी कह सकते हैं उसको, उसके लिए शब्द है प्रांगण। प्रांगण का अर्थ मैंने घर के बीच या घर के बाहर का जो खुला भाग होता है उसको प्रांगण कहते हैं। यहाँ एक शब्द है उद्वेग। उद्वेग का क्या अर्थ है? उद्वेग का अर्थ होता है आवेश या जोश आप कह सकते हैं, उसके लिए उद्वेग तत्सम शब्द है। आश्रम, आश्रम होता है साधु संतों की कुटी आप कह सकते हैं। आश्रम तपोवन को भी कह सकते हैं। आश्रम घर के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना, घर का भी पर्यायवाची है आश्रम। तो तपोवन, साधु संतों की कुटी या घर, ये आश्रम के लिए प्रयुक्त होता है। आश्रम शब्द इन सबके लिए प्रयुक्त होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 17 कह रहा है चाकू शब्द का बहुवचन होगा। चाकू ए, चाकू ए और चाकुए, चाकुए, चाकुओं, चाकुओ। तो इसमें सही जो है वह विकल्प संख्या 3 चाकुओं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह है, यहाँ अनुस्वार लगेगा चाकुओं। ठीक है ना, चाकू शब्द का बहुवचन चाकुओं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है समास से संबंधित। यह कह रहा है
त्रिवेणी शब्द में समास। आप समझ गए होंगे त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु द्वंद्व। कर्मधारय विशेषण विशेष संबंध जो कि है नहीं। बहुव्रीहि क्या है, अन्य अर्थ निकलता है बहुव्रीहि में। द्विगु संख्यावाची है, यहाँ सीधी सी बात है त्रि की बात कर रहा है, त्रिवेणी यानी तीन वेणी, तो यह द्विगु समास होगा। द्वंद्व का आप लक्षण जानते ही हैं कि दो पदों में और छिपता हो जहां वो द्वंद्व हो, तो यहाँ से उत्तर है द्विगु समास, है ना। जहां तीन धाराएं मिलती हैं त्रिवेणी, तो यहाँ तीन संख्यावाची है ना। द्विगु की पहचान क्या है, इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, सीधी बात, इसकी पहचान जान लीजिए। जैसे चौराहा है द्विगु समास, त्रिवेणी है द्विगु समास, ठीक है ना। तो यहाँ सही उत्तर है द्विगु समास। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अब इसी ऊपर देखिए पूछा गया था तद्भव, और नीचे देखिए पूछ रहा है तत्सम। आप ध्यान से देखेंगे पिछले भी प्रैक्टिस सेट में सेम इसी तरह का प्रश्न था। एक प्रश्न तद्भव से था तो दूसरा तत्सम से था, ठीक है ना। यहाँ पूछ रहा है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है, तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा, चार विकल्प दिया है। इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 निकृष्ट। निकृष्ट का तद्भव क्या होगा, निकृष्ट का तद्भव होगा साथियों नीच, ठीक है। बाकी सब क्या है, ये तद्भव शब्द पहले से हैं। आइए इनका तत्सम देख लेते हैं। जैसे तीखा है, तीखा का तत्सम क्या होगा, तीक्ष्ण, ठीक है ना। अटारी का होता है अट्टालिका, ठीक है। गहरा का तत्सम होता है गंभीर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 वर्तनी से संबंधित है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सरल शब्द पूछा गया था अत्यधिक, अत्याधिक, अत्याधिक, अत्यधिक। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 अत्यधिक, ठीक है। सीधा आगे दूसरे प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 21, ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वह शब्द फिर पर है, अर्थ अनेकन होए। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। यहां देखिए घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, पहले घटा का अर्थ क्या है, बादल है, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, यानी काले बादलों का घमंड कम हुआ, घमंड घट गया। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 यमक अलंकार, ठीक है ना। उपमा का आप लक्षण जानते हैं, समान गुण धर्म के आधार पर तुलना, रूपक, उपमेय उपमान का अभेद रहित निषेध रहित आरोप, उत्प्रेक्षा जहां संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, जन्म जानो मन मानो, उसकी पहचान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रांची, ये बतिया सुलरूखी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अगर इसका आप प्रसंग समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जब श्री कृष्ण जी द्वारका चले जाते हैं तो ये गोपियों का विरह वर्णन है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुलरूखी। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि जब विरह की बात आएगी तो यहाँ होगा वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो इस पेज में आपने साथियों देखा प्रश्न संख्या 16 से 22 3 प्रश्न बचे हैं, उनको आइए हम आगे पेज में देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल यानी कार्य हुआ नहीं है, कार्य भविष्य में होगा, सीधी सी पहचान है। अंत में प्रायः आपको गा गी गे मिलेंगे, होगा होगी होंगे, है ना, यही सीधी सी पहचान है। यहाँ देखिए 4 वाक्य देख लीजिए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। कौन सा होगा, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है देखिए, भविष्य में कार्य होने का बोध, यानी आने वाले समय में भी कार्य हुआ नहीं है, होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, गागेगी, है ना, अंत में मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसमें सही विकल्प संख्या 1 किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, वाक्य संख्या 1, ठीक है। सही उत्तर विकल्प संख्या 1। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोनों प्रश्न साथियों अशुद्धि संशोधन है ना, वाक्यों में क्या शुद्धियां हैं उसको आप देखिए। जो सही वाक्य है उसका आपको चयन करना होगा, उसी से मिलता जुलता 3 वाक्य जो है उसमें व्याकरणिक गलतियां करते हुए
और रहेगा, एक सही वाक्य होगा, 4 वाक्य दिया रहेगा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये गलत हो गया थोड़ा, क्षमा करिएगा। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। इन चारों में कौन सा शुद्ध है? वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुष महिला थी, वह शुद्ध का चयन करना है आपको, वह एक विद्वान महिला थी। तो इसमें देखिए सही कौन सा है? इसमें सही विकल्प साथियों विकल्प संख्या 2, वह एक विदुषी महिला थी। महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं होता, विद्वान पुल्लिंग है। विद्वान का स्त्रीलिंग भी आपने पीछे देखा, पिछले पेज में। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। वह एक विदुषी महिला थी, यह जो है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा और वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यहां देखिए सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है ना। यहां देखिए क्या है, जब लग गया सप्रमाण तो के नहीं होगा। यहां वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा तो वह यहां भी के नहीं होगा। यह वह सप्रमाण सहित, यहां सहित नहीं होगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य है साथियों, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के द्वितीय पाली का जो हिंदी का प्रश्न पत्र था, उसके जो हिंदी के प्रश्न थे 25 प्रश्नों से आपका परिचय हुआ, आपने उनका हल देखा, जहां जरूरी था उनकी व्याख्या भी हुई। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न हिंदी विषय से लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों के स्तर को, इन प्रश्नों की प्रकृति को, इन प्रश्नों के स्वरूप को देखते हुए इस स्तर की अपनी तैयारी करिए। मैं आपके साथ हूं, मैंने वादा किया है कि हिंदी में 25/25 आपको मिलेगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।